हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं, जिनके पिछले सालों में किसी भी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की जनजातियाँ। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान की कला और संस्कृति के और टॉपिक जो हैं वो हमने करवा चुके हैं पहले, तो आप वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो कला संस्कृति है, मतलब आप राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें कला और संस्कृति वाले में जो पोर्शन है उसमें अगर राजस्थान की जनजाति आपके सिलेबस में है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। और अगर आपके पास टाइम, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अ, आपके पास टाइम है, फिर आप पढ़ना चाहते हो, तो भी ये क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा नॉलेज होगा। मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने का हमारा जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि आपने जो मटेरियल पढ़ लिया है उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आप अपना खुद का आकलन खुद कर सकते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि आपका जो लेवल है वो क्या है। अपना खुद का लेवल आप जांच सकते हैं, और अगर कोई कमी रहती है, गलतियां होती हैं, तो आप उस कमी को सुधार सकती हैं, ताकि जितनी भी गलतियां आपको करनी होती है वो एग्ज़ाम से पहले कर लें। एग्ज़ाम के टाइम आपको कोई भी गलती करने की गुंजाइश है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप वो एग्ज़ाम देंगे, जैसा भी आप प्रेशर फील करें, कुछ भी फील करते हैं वो, लेकिन वही एग्ज़ाम है जो आपको जॉब देगा। मतलब वो एग्ज़ाम आपकी काबिलियत नहीं आंकता है। सिर्फ वो 3 घंटे में वो एक पेपर बना देते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने स्टडी नहीं किया, फिर आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वही एग्ज़ाम एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसके थ्रू आपको जॉब मिलती है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसके लिए इस तरीके से तैयारी करनी है कि जो भी गलतियां होनी है वो एग्ज़ाम से पहले हो जाए, एग्ज़ाम टाइम में कोई गलती ना हो। इन बातों को मैं ज़्यादा लंबा ना खींच के सिर्फ यही कहूँगी कि इससे पहले वाली क्लासों में मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बताई है, कुछ आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इन सब बारे में बातें की हैं। तो आप वो पहले वाले वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आज की जो प्रेरणा है, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट जो है वो उसको क्लास में इसलिए ऐड किया गया है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हर रोज़ हर रोज़ लगभग सबका एवरेज अलग अलग होता है। कोई कोई बच्चा वो हर रोज़ डिमोटिवेट हो जाता है, कुछ लोग डिमोटिवेट नहीं होते, वो अपने आप से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग मतलब 2-4 दिन में ये सबका चलता रहता है। और जो बंदा या बंदी है वो अपने आप से मोटिवेट है, अंदर से, वो बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा, उसे कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसको डिमोटिवेट नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने पड़ते हैं, मोटिवेशनल मूवीज़ देखनी पड़ती हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाकी आप जो भी आप मूवी देखिए बुरा नहीं है, मोटिवेशनल मूवी देख रहे हैं, देखनी भी चाहिए। मोटिवेशनल देखिए, जितनी भी टाइप की मूवीज़ बनी है आप सारी मूवियाँ देखिए, आपके पास टाइम हो, आपको इंटरटेनमेंट करना ज़रूरी है। मूवी देखें, सॉन्ग सुनिए, अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। आप मूवी देखें, सॉन्ग सुने, लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो अपने अंदर से मोटिवेट हों। उस समय की आंतरिक जो प्रेरणा होती है वो लंबे समय तक रहती है, और बाहरी प्रेरणा की बजाय, बाहरी प्रेरणा, आपने एक बार साउथ की मूवी देख ली, इतने जोश में आ जाते हो आप कि बस अभी मैं कुछ भी कर लूँगा, ये दिन रात पढ़ाई करूँगा या करूँगी, 24 घंटे मुझे स्टडी करनी है। अरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप इंसान हो, मशीन नहीं हो। मशीन को भी टाइम चाहिए होता है, वो भी गर्मा जाती है, उसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आप भी इंसान हो। 24 आवर्स जो होते हैं वो सभी के पास 24 आवर्स इक्वल होते हैं। उसी में आपको खाना पीना करना है, उसी में आपको रेस्ट करना है, उसी में आपको स्टडी करनी है, उसी में आपको अलावा घर के जो काम करने होते हैं वो करने होते हैं, और उसी में आप कोई साइड इनकम के लिए सोर्स है, या फिर जॉब कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रही हैं, और फिर आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रही हैं, तो उसी 24 आवर्स में आपको सब कुछ मैनेज करना होता है। तो खुद को मशीन ना समझें, खुद को रोबोट ना समझें, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत होती है रेस्ट की। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, नींद जो है वो लेनी बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कम से कम, मैंने कम से कम कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा।
तो कम से कम 6 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप एस्पिरेंट हैं, आपको तैयारी करनी है, तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके माइंड को रिलैक्स मिले और स्टडी करते रहिए। बार बार ये PYQ जो है सॉल्व करेंगे तो आपको सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे, साथ ही मॉक टेस्ट दें। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहो। बिल्कुल ये एकदम सही बात है कि छोटे छोटे कदम, जैसे कि बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। घड़ा लगा दो और नल से अगर बूंद बूंद टपक रही है कुछ टाइम के बाद या फिर इवनिंग तक वो घड़ा भर जाता है। सेम वैसे ही कि छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बस निरंतर चलते रहो। आपने अगर कंटिन्यूटी बना रखी है कि मुझे डेली इतने आवर्स पढ़ना है और जो पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ वो मेरे माइंड में भी घुसना चाहिए, तो आप कंटिन्यूटी बना के पढ़ते हो तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो आपके असफल होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं उस टाइम। असफल होना कोई गलत बात नहीं है, असफल होंगे तो आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बना के तैयारी कर रहे हो, तो आपका सफल होना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई मोटिवेशनल मूवी देखी है तो आज आप 5 घंटे पढ़ लो और कल आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। तो उसकी बजाय ये है कि डेली के 2-3 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो डेली के, तो वो बेस्ट है। और फिर टाइम जो है वो अपने आप ही बढ़ता जाएगा। 2-3 घंटे पढ़ रहे हो डेली के, फिर धीरे धीरे आपका इसमें इंटरेस्ट जगेगा और आपका जो है वो 5 या 6 घंटे तक हो जाएगा। 5 या 6 घंटे अगर कोई डेली पढ़ता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसको 12-12 घंटे तक पढ़ने की ज़रूरत है। वो आराम से अपनी जिस एग्ज़ाम की तैयारी करता है या कर रही है, वो उसे क्रैक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जनजाति वाले टॉपिक में से हमारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो पहला क्वेश्चन है, पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट में हुआ था 2023 में, उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है सासी जनजाति में, भील जनजाति में, गरासिया जनजाति में और कंजर जनजाति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, गरासिया जनजाति में पहरावना और तन्ना विवाह जो हैं, दो तरीके के विवाह हैं। एक तो है पहरावना पहरावना और दूसरा है तन्ना। ये विवाह के दो प्रकार हैं। तो ये कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में प्रचलित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। ये क्वेश्चन पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है सिरोही जिले में, उदयपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, कंजर जनजाति में। ये कंजन नहीं है, कंजर होगा, कंजर जनजाति में। तो हमसे जगह पूछी है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, सिरोही जिले में गरासिया जनजाति जो है वो प्रधानतः मतलब सर्वाधिक संख्या में है, सिरोही जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलेरू राजस्थान की किस जनजाति से संबद्ध है? ये सहायक कृषि अधिकारी 2019 में सवाल पूछा गया। इसके ऑप्शन है गरासिया, सहरिया, भील, मीणा। तो हेलेरू जो एक है वो सामाजिक सहकारी संस्था है। हेलरू सामाजिक सहकारी संस्था है और ये किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गरासिया जनजाति से संबंधित है हेलरू, जो कि एक सामाजिक सहकारी संस्था है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है भील, मीणा, गुर्जर, गरासिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, गरासिया जनजाति में है हारी भावरी कृषि का रूप है। कौन सी कृषि की जाती है? हारी भावरी। हारी भावरी कृषि जो है, हारी भावरी कृषि है वो गरासिया जनजाति में प्रचलित है, उनमें की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीणा व भील जनजाति के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम 2007-8 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है गरासिया, सहरिया, कंजर, कथोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, गरासिया। गरासिया जो है वो 3 नंबर पे है। मीणा है 1 नंबर पे, मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक है। फिर 2 नंबर पे भील जनजाति है, भील जनजाति जो है वो 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे जो आती है वो है गरासिया।
गरासिया जनजाति है वो तीसरे नंबर पे आती है। तो बिल्कुल आपको ये इनका नंबरिंग भी याद रखनी है, इनके जो शब्दावली है वो भी आपको याद रखनी है, कौन कहाँ पे इनका जो क्षेत्र विशेष है जहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं वो भी आपको याद रखनी है, जिससे कि आप पैटर्न को समझ सकें और एग्जामिनर वो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी करे तो भी अगर आपका मैटर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है जन्म, विवाह, सगाई, तलाक। तो इसमें मोरबंदिया हमसे क्या पूछा है, मोरबंदिया। मोरबंदिया एक रीति रिवाज है। मोरबंदिया गरासिया जनजाति का एक रीति रिवाज है और ये किससे संबंधित है, किस अवसर से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह से संबंधित है, ऑप्शन 2 विवाह से संबंधित है। मोरबंदिया जो है विवाह से संबंधित एक रीति रिवाज है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकरपट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं गरासिया, भील, मीणा और सहरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 गरासिया जनजाति। हम गरासिया जनजाति से संबंधित जो क्वेश्चन है आए हुए पीछे के एग्जाम में वो कर रही हैं। तो गरासिया जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे, भाकरपट्टा कहा जाता है उस स्थान को, वो जो क्षेत्र है जहाँ पे पाए जाते हैं भाकरपट्टा, भाकरपट्टा कहा जाता है उस क्षेत्र विशेष को। और वहाँ पे गरासिया जनजाति है वो निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे जनजाति वाले में से लगभग में से ये है कि सबका अलग अलग शब्दावली जो है सबकी अलग अलग है कि वहाँ के मुखिया को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ये एग्जाम में आपसे किसी भी जनजाति से पूछ लिया जा सकता है। तो आपको शब्दावली है बहुत अच्छे से याद रखनी है, कंठस्थ करनी है। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड जीके वाला जो पेपर हुआ था 2022 उसमें पूछा गया। साथ ही रीटमेंट साइंस वाला हुआ था एग्जाम 2023 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है सहलोद, गामेती, भगत, सहरोल। तो हमें क्या पूछा है कि गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को, तो गांव का मुखिया जो कहलाता है उसको कहते हैं सहलोद। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाँव का मुखिया, गाँव का मुखिया जो है उसको क्या कहेंगे, सहलोद कहेंगे। ये अलग अलग शब्दावली हैं, जैसे कि गमेती जो होता है वो शायद नेता होता है भील जनजाति में, और वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। भील जनजाति में नेता होता है वो। और भगत जो होता है भील जनजाति में शायद वो जो पूजा पाठ का या फिर धार्मिक कार्य करता है उसको बोलते हैं धार्मिक कार्य, उसको बोलते हैं भगत। और ये दोनों ही भील जनजाति से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन हमने किए हैं गरासिया जनजाति से संबंधित थे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे जो न्यू नोटिफिकेशन है वो मिल सके न्यू वीडियो के। और ये वीडियो आप लाइक अच्छा लग रहा है, अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिन्हें अभी तक नहीं पता है कि राजस्थान की कला और संस्कृति वाले में से अलग अलग टॉपिक के PYQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप उन्हें बताइए कि दैन वाले चैनल है उस पर PYQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ताकि वो अपना मैटर पढ़ के PYQ सॉल्व कर सकें। सिलेबस सबसे पहले होता है, ये मैं बता चुकी हूँ, बहुत सारी क्लासेस में मैंने स्ट्रेटजी बताई है। PYQ सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, और आपका जो भी मैटर है उसको बार बार रिवाइज करें। सप्ताह में एक बार, या फिर आपका सबका अलग अलग होता है कि 3-4 दिन में एक बार कर लेना, फिर 7 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर मंथ में, ऐसे ऐसे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको बार बार करना है। और प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि जिससे आपकी मैटर तो लगभग लोग पढ़ लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसका खामियाजा उन्हें एग्ज़ाम टाइम में भुगतना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने जो मैथ्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उन मैथ्स में आराम से वो क्वेश्चन कर पाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हाल ही में जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई स्टूडेंट्स से मैंने ये सुना कि मैथ्स के क्वेश्चन इस तरीके के आए थे कि हम सोल्व नहीं कर पाए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि 4th ग्रेड एग्ज़ाम है उसमें जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल नहीं था मैथ्स का, डायरेक्ट थे ये। आप जैसे कि चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, औसत, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, डायरेक्ट आपको करने थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे अगर आपको अपनी खामी लगती है
कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि बेटा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप देखें कि आपकी ये गलती हुई क्यों, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, फिर आपकी ये गलती क्यों हुई, क्यों गलती हुई है, रीज़न है आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। और आपके और भी हिस्ट्री वाले जीके वाले पोर्शन में से अगर गलती हुई है, वहाँ पर आपकी जो गलती रही है वो ये है कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं या फिर आपने बार बार उसको रिवीजन नहीं किया है। तो अभी टाइम है, आप अपनी गलतियाँ सुधारें और डीमोटिवेट होने की बजाय मोटिवेट रहें। असफलताएँ आपको लाइफ में आती हैं आपको सिखाने के लिए, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएंगे। और कभी भी इस भरोसे मत रहना कि मेरी पर्सनल लाइफ जो है वो एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं स्टडी करूँगा या फिर करूँगी। बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं सोचना आपको, क्योंकि लाइन सीधी हो जाएगी मतलब आप ख़त्म हो, तो आपको वो नहीं, उतार चढ़ाव आने ज़रूरी हैं। ये उतार चढ़ाव हैं, इनके साथ आप मैनेज कर पा रहे हो, मैनेज आपको करना है, मैनेज कर पा रहे हो, स्टडी भी करनी है, आपके जो अदर काम हैं। सिर्फ यही नहीं होता है कि पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप वाला मैटर ही होता है, घर में भी आर्थिक स्थिति होती है, घर के अगर 5 मेंबर हैं 6 मेंबर हैं उनके बीच में भी तनाव हो सकता है। तो आपको सभी को मैनेज करके चलना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम टाइम जो है लिमिटेड टाइम 24 आवर्स बहुत ज़्यादा होती हैं अगर देखा जाए, सबके पास इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास तो फ्री टाइम है वो इसलिए कर पा रहा है फिर इसलिए कर पा रही है। 24 आवर्स जो है दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बंदा है या बंदी है, सबके पास ही 24 घंटे हैं। उन्हीं 24 घंटों में आपको मैनेज करना है, आपको स्टडी करनी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई भी पर्सन है उनको टाइम देना है। पर्सनल लाइफ मीन्स आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप है, आपके जो रिलेशनशिप में पार्टनर है आपको उसको भी टाइम देना है। और सोशल भी रहना आपको, कि समाज में किस तरीके के सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आपको उनसे भी अवगत रहना है और अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। और साथ ही अगर फाइनेंशियल अगर दिक्कत आ रही हो तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में साइड इनकम के लिए कोई सोर्स देखते हैं, तो आपको वो भी करना है। और वो सब करना है आपको इसी 24 घंटे के अंदर, मतलब हर दिन सबको 24 घंटे मिलते हैं, उसी 24 घंटे में आपको करना है। मैं थोड़ी ज़्यादा बात को आगे ले जाती हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो इससे रिलेटेड जो गरासिया जनजाति से संबंधित हमने क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए आप कि गरासिया जनजाति जो है वो मीणा और भील के बाद राज्य में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट भी होते हैं। फिर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक पाए जाने वाले जिले, तो गरासिया जनजाति जो है वो सबसे ज़्यादा सिरोही में, उसके बाद उदयपुर में और उसके बाद में पाली में पाई जाती है। तो आपको इनका क्रम जो है वो भी पूछा जा सकता है। फिर है शब्दावली घेर, घेर किसे कहते हैं, गरासिया जाति का जो घर है उसको घेर कहते हैं। फिर आता है पाल, पाल जो है वो गरासिया के गाँव को, गरासिया के जो गांव है उनको पाल कहते हैं। फिर आता है फालिया, फालिया जो है वो घरों का एक समूह है जिसमें एक ही गोत्र के एक ही गोत्र के लोग रहते हैं। सहलोत, सहलोत क्या है, गरासियों के गांव का मुखिया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में हमने सॉल्व किया है। फिर आता है तोहरी, गरासिया में नेक्स्ट तोहरी है, तोहरी नहीं है सोहरी है, सोहरी, सोरी नहीं है सोहरी है। और सोरी जो होता है वो होता है अनाज भंडारण की कोठी, एक मतलब जहाँ पे आप अनाज का संग्रह करते हो उस कोठी को सोहरी बोलते हैं। फिर है हुरे, हुरे जो मृत गरासिया है उसका स्मारक जो बनाते हैं उसको हुरे कहा जाता है। फिर आता है भाकर क्षेत्र, गरासियों का जो मूल प्रदेश है उसको भाकर क्षेत्र कहते हैं। फिर गरासियों में प्रचलित विवाह कौन कौन से हैं, तो मोरबंदिया विवाह है और पहरावना विवाह है, तानना है और मेलेबो विवाह है, सेवा विवाह, इस तरीके के ये 4-5 विवाह हैं वो गरासियों में प्रचलित हैं। फिर आता है भाकर बावसी, गरासियों के जो देवता हैं उसको भाकर बावसी कहते हैं। हारी भावरी, ये सामूहिक कृषि पद्धति है, एक साथ मिलकर जब कृषि करते हैं सामूहिक कृषि उसको बोलते हैं हारी भावरी। और इनका जो प्रमुख मेला है वो है सियावा का गोर मेला, जो कहाँ पे पड़ता है, सिरोही में पड़ता है। तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित शब्दावली थी। और ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मीणा और भील के बाद। आपको ये सब याद रखना है, ये सारे फैक्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। कुछ आपके फैक्ट हैं वो पीवाईक्यू में सोल्व हो जाते हैं, उसके साथ ही एक्स्ट्रा जो मटेरियल मिलता है आपको उसे भी आपको याद रखना है। हो सकता है नेक्स्ट बार क्वेश्चन इससे पूछा जाए। फिर आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो है कोटेश्वर मेला, कोटेश्वर मेला वो अंबाजी गुजरात में भरता है। फिर है नक्की झील, गरासिया जनजाति के लोग नक्की झील को पवित्र मानते हैं, इसी में अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं।
फिर होता है मोर। मोर जो है उसको गरासिया है वो आदर्श पक्षी मानते हैं, सफ़ेद पशुओं को पवित्र मानते हैं। इनके प्रमुख नृत्य जो हैं वो है वालर, कुंद, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया, लूर। ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। फिर आता है गरासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे, आबू रोड, सिरोही व उदयपुर जिलों में निवास करती है। फिर आता है हेलरू। हेलरू क्या है कि गरासिया समाज की एक सामाजिक संस्था है। ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा जा चुका है, हो सकता है नेक्स्ट बार भी पूछा जाए। तो हेलरू क्या है, गरासिया समाज की एक सामाजिक संस्था है। फिर आता है भाकर बाउसी। ये है गरासियों के लोक देवता, सिरोही जिले के भाकर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आता है मनखारू मेला। मनखारू मेला जो है गरासियों का सबसे बड़ा मेला है, जो आबू रोड सिरोही में चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद है लेजिम। लेजिम क्या है, गरासियों का एक वाद्य यंत्र है लेजिम। इस शब्दावली जो है ये आपको मेनली अच्छे से याद रखनी है। फिर आता है घुरालियो। घुरालियो क्या है, गरासियों का बांस का बना वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र एक देखिए लेजिम हो गया वाद्य यंत्र, दूसरा घुरालियो। घुरालियो बांस का बना हुआ होता है। फिर आता है कांदिया। कांदिया क्या होता है, गरासियों का मृत्यु भोज देते हैं उसको कांदिया बोलते हैं। गरासियों में भी होता है मृत्यु भोज, तो उसको मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, कांदिया बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सहरिया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि सहरिया विकास कार्यक्रम खालिस्तान में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन रीट मेंस उर्दू एग्जाम जो हुई थी 2023 उसमें पूछा गया। ऑप्शन है शाहाबाद व किशनगंज, शाहाबाद व अटरू, छबड़ा व किशनगंज, छबड़ा व अटरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 शाहाबाद व किशनगंज, जहाँ पे सहरिया जनजाति जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पर सहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक 2024 में पूछा गया। आपको जो कथन असत्य है वो देखना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है पहले भी और एग्जाम टाइम में। पहले अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जाम में आपको ये दिमाग में क्लियर रहेगा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चों का मैटर क्लियर होता है, आ रहा होता है, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इस वजह से गलती होती है। 2-3 क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट्स के गलत होते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है। इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा नहीं। हमने सहरिया में इसकी डिटेल के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो आ जाएगा। फिर आता है वे कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं परंतु उनके इष्ट देव बहरू भरानी है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। फिर आता है सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है और वहाँ भी 12 जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। और ये इसका आंसर राइट नहीं होगा, हमें इसमें सही नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुखिया को तपाड़ा नहीं कहा जाता। उसके बाद ये स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है, 3 है वो भी सही है। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया है कि सहरिया विकास कार्यक्रम जो है वो कहाँ पे चलाया गया, शाहाबाद और किशनगंज तहसील में। फिर आता है इसमें चौहान या डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। और हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही में जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं उसको आप याद कर सकते हैं आराम से। अगर आप अपने नोट्स में कुछ ऐड करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे नोट्स वापस से उतारने हैं, बिल्कुल नहीं उतारे। इसमें अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय जो आपके नोट्स हैं उसमें कुछ आपको नया देखने को मिलता है तो आप ऐड कर लें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। ये क्वेश्चन सीईटी 10+2 एग्जाम 2023 में हुई थी, उसमें पूछा गया। ऑप्शन है भील मीणा, सहरिया, कालबेलिया, गरासिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहरिया। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति का मेला भरता है कहाँ पे भरता है, सीताबाड़ी में। सीताबाड़ी में मेला भरता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातीय समूह है। ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया। राजस्थान राज्य का एकमात्र
कमज़ोर असुरक्षित जनजाति समूह पूछा है। ऑप्शन है भील, मीणा, सहरिया, कथोड़ी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सहरिया हो जाएगा, जो कि एकमात्र जनजाति जो कि कमज़ोर असुरक्षित असुरक्षित बोल सकते हैं, असुरक्षित असुरक्षित हो जाएगा। असुरक्षित या फिर इसको कमज़ोर भी बोल सकते हैं, कमज़ोर जनजातीय समूह है वो है सहरिया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया, पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, कई और एग्जाम में भी शायद आया है और आगे भी एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो इसके ऑप्शन है बारा, झालावाड़, बूंदी, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बारा। और बारा में भी स्पेशली पूछा जाता है, उससे भी क्वेश्चन आया है। तो किशनगंज तहसील और एक शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद जो तहसील हैं उसमें स्पेशली ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारा जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है? तो आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन को, वही मैटर है उसी को ही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। मतलब एग्जामिनर मैटर लाएगा कहाँ से? जो मैटर है वो हम सारा पढ़ रहे हैं, उसी को घुमा फिरा के मतलब सत्य असत्य कथन पूछ सकता है, सुमेलित करना पूछ सकता है, या फिर कैसे भी तोड़ मरोड़ के पेश करता है हमारे सामने क्वेश्चन। तो अगर हमारा मैटर क्लियर है, एकदम से हमने अच्छे से किया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये क्वेश्चन आरपीएससी योगा एवं प्राकृतिक अधिकारी 2020 में पूछा गया। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम हुई थी 2013, उसमें पूछा गया। इसमें ऑप्शन है सहरिया, भील, मीणा, गरासिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सहरिया। सहरिया। और अभी हमने देखा था कि बारह की जो शाहबाद है, शाहबाद और किशनगंज तहसील, किशनगंज तहसील है, वहाँ पे ये निवास करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? ये क्वेश्चन RSMSSB LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये इसको RSSB बोलते हैं अब इस बोर्ड को। और ऑप्शन है किशनगंज बाई, धरियाबाद, छबरा, मांगरोल। देख रहे हैं कि सहरिया जनजाति से शुरू से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक ही चीज़ पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 किशनगंज बाई। मतलब किशनगंज है और शाहबाद तहसील है बारा जिले की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका पाए जाते हैं। और यहाँ पे हमें पूछा घनत्व है, घनत्व जो है वो किशनगंज बाई में सबसे ज़्यादा है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है सीताबाड़ी का मेला, नागौर मेला, डोल मेला और बेणेश्वर मेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 सीताबाड़ी का मेला जो है वो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट दे रखा है न कि ऑप्शन में। उसे गोपना कहते हैं, कोरवा कहते हैं, टोपा कहते हैं। और ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहाड़ों पे छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आप गोपना भी बोल सकते हैं, कोरवा भी बोल सकते हैं और टोपा भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वह भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। इसके ऑप्शन है सहरिया, भील, गरासिया, मीणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सहरिया। सहरिया जो है उसको भारत सरकार के द्वारा घोषित है, भारत सरकार द्वारा एकमात्र आदिम जनजाति इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी आदिम जनजाति है, तो वो है सहरिया। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में सहरिया जनजाति के क्वेश्चन किए हैं, तो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके जो सुझाव हैं वो भी बताइए। PYQ सोल्व करके आपको कैसा लग रहा है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये भी बताइए। और इस चैनल जो वीडियो की PDF है वो आप टेलीग्राम चैनल से
पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। कोई भी बच्चा जो है इस चीज़ से वंचित ना रहे कि PYQ सोल्व कहाँ से करूँ मैं। PYQ यहाँ पे हम करवा रहे हैं, आप अपने नोट्स हैं उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। PYQ से आपको अगर कोई हेल्प होती है, कुछ नया ऐड करने को मिलता है तो वो ऐड करें और मॉक टेस्ट दें। तो चलिए सहरिया जनजाति की जो कुछ डिटेल्स हैं वो देखते हैं। यह है राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राज्य में सहरिया जनजाति 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हमने किए हैं PYQ के, तो घूम फिर कर इसी बात पे आते हैं कि 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील में। फिर आता है टापरी। टापरी जो है वो शहरियों के घास फूस से निर्मित घर है, उसको टापरी कहा जाता है। गोफना, ये शब्दावली है, ये आपको अच्छे से याद नहीं है। गोफना में जंगलों में शहरियों की मचान नुमा जो पहाड़ी होती है, जंगलों में मचान नुमा पहाड़ी, उसको गोफना बोलते हैं। फिर आता है कोतवाल। कोतवाल किसको कहते हैं? शहरियों का जो मुखिया होता है उसको कोतवाल कहते हैं। ये आपको शब्दावली अच्छे से याद रखनी है। कोड़िया माता। कोड़िया माता जो है वो शहरियों की कुल देवी है। इनके जो आराध्य हैं वो कौन है? वो हैं तेजाजी। आराध्य देवता तेजाजी हैं और वाल्मीकि को ये आदि गुरु मानते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा गोदना, महिलाएं गोदना गुदवाती हैं और पुरुषों के लिए वर्जित है। आपको ये एक फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। गोदना इसमें प्रचलित है, महिलाएं गुदवाती हैं लेकिन पुरुषों के लिए एकदम से वर्जित है। फिर आता है सीतापाड़ी मेला, जो कहाँ पे केलवाड़ा 12 में पड़ता है ज्येष्ठ अमावस्या को, और इसको शहरियों का कुंभ कहा जाता है। ये PYQ में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे भी पूछने की संभावना है। फिर आता है वाल्मीकि आश्रम, जो कहाँ पे? सीतापाड़ी में है। ये शहरियों का तीर्थ स्थल है। आगे धारी संस्कार, मृतक व्यक्ति की जो अस्थियां व राख एकत्र कर आंगन में रख देते हैं। राख में जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में जन्म लेता है, ऐसी मान्यता होती है यहाँ पे शहरियों में। तो ये धारी संस्कार है। तो ये थी आज की क्लास। ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने सुझाव दें और आपके कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो, आपका लेवल आप खुद आकलन कर पा रहे हो, तो किस तरीके का है आपका लेवल और आपकी तैयारी किस तरीके की है ये आपको पता चलेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में। इसमें हमने लोक देवता और देवियाँ, लोक देवता और देवी जो हैं ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही लोक नृत्य कर चुके हैं हम। लोकगीत वाला जो टॉपिक है वो भी हम कर चुके हैं। फिर आती है चित्रकला है, ये भी हमने कर ली। लोक देवता, देवी, लोक नृत्य, लोकगीत, चित्रकला हमने कर ली। अभी हमारा जनजाति वाला टॉपिक है वो चल रहा है। और इवनिंग में जो क्लास होती है हिस्ट्री की, राजस्थान की हिस्ट्री के जो टॉपिक की PYQ है वो क्लास स्टार्ट कर दी गई है कल से, तो आप उस क्लास को लेना ना भूलें आप, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें हाल ही में 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम है लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसी कोई ही एग्ज़ाम होगी जिसमें 1857 की क्रांति नहीं हो, तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। और अभी हाल ही में नवंबर में वीडियो एग्ज़ाम है और उसमें भी वो वाला टॉपिक है। साथ ही दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम होना है, जनवरी में 3rd ग्रेड एग्ज़ाम होनी है, तो उन सभी में 1857 की क्रांति है। और ये जो कला और संस्कृति के टॉपिक हैं आप उनको देखें कि कौन कौन सा आपका टॉपिक है, और वो इसके PYQ सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर बनाएं हमारे साथ। हमारी द नॉलेज टीम है वो आपके साथ है। साथ ही अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है तो मनीष सर जो हैं वो करवा रहे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो व्याकरण वाला टॉपिक है वो भी कर सकते हैं। उसके में आपके जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो टॉपिक करें। और आप हाल ही में जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुई थी उसके सारे जो शिफ्ट के पेपर हुए थे उन सभी के सॉल्यूशन हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही 2nd ग्रेड के मिल जाएंगे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देखें और पढ़ें। अगर आपकी एग्ज़ाम है तो भी आप पढ़ें, अगर एग्ज़ाम नहीं है तो आप नॉलेज के लिए भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। और एग्ज़ाम है तो उसके लिए तो बहुत बहुत ज़रूरी है PYQ सॉल्व करना। तो PYQ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देके आज की क्लास से आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।